पेट्रोल डीजल पर टकराव है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपनी एक बातचीत में, जो कि मुख्यमंत्रियों से कोरोना के लिए हो रही थी, उसमें इस बात के लिए आग्रह किया कि वो अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले करों में कुछ कटौती करें। ठीक उसी तरह जैसे एक्साइज ड्यूटी से केंद्र की सरकार ने कम की है, जिसका फायदा लोगों को मिलेगा, गरीब जनता को भी मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा, उद्योगों को मिलेगा। और उनकी इस बात के बाद राजनीति तेज हो चुकी है दोनों तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन राज्यों का उल्लेख किया उनमें ज्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्य थे, और जिनमें ज्यादातर विपक्ष यानी कि जो केंद्र में विपक्ष में है लेकिन राज्यों में है, जैसे कि महाराष्ट्र का नाम लिया, केरल का नाम लिया, उन्होंने तमिलनाडु का नाम लिया, झारखंड और दूसरे ऐसे राज्यों का नाम लिया जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो चुका है, मंत्री दर मंत्री सामने आ रहे हैं और विपक्ष के मुख्यमंत्री भी और वित्त मंत्री भी सामने आकर खड़े हो गए हैं, वो अपनी बातें कह रहे हैं। तो सबसे पहला आज का जो बड़ा सवाल है वो आखिरकार है कि ये जो महंगे तेल का खेल है, इसके पीछे है कौन? महंगा तेल किसका खेल? और इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस सब के पीछे पहले हम महंगे तेल का खेल किसके जरिए हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए हम पहले हरदीप पुरी साहब के ट्वीट को चलते हैं। वो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आज ट्वीट करके विपक्षी मुख्यमंत्रियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि पेट्रोल सस्ता हो सकता है अगर विपक्ष के शासन वाले राज्य शराब खरीदने के बजाय टैक्स घटाएं। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर 32 रुपये 15 पैसे लीटर टैक्स लगा रखा है। कांग्रेस शासित राजस्थान में पेट्रोल पर 29 रुपये के करीब लीटर टैक्स लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी शासित उत्तराखंड में सिर्फ 14 रुपये 51 पैसे और उत्तर प्रदेश में 16 रुपये 50 पैसे, 16.5 रुपये के करीब है। विरोध से आप तथ्यों को चुनौती नहीं दे सकते हैं। हरदीप पुरी ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या कभी आपने सोचा है कि एयर टिकट के दाम कम क्यों नहीं हुए हैं? उन्होंने सवाल किया है कि एयरलाइन के पूरे खर्च का करीब 40% एविएशन टरबाइन फ्यूल पर खर्च होता है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 25% से ज्यादा वैट लगाते हैं, जबकि बीजेपी शासित राज्य यूपी, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सिर्फ 1% चार्ज करते हैं। इस मामले में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। पहले मैं आपको ट्वीट की सिलसिलेवार ये ट्वीट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या हुआ है और कैसे हो रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि तेल की ऊंची कीमतें राज्यों पर ठीकरा, कोयले की कमी राज्यों पर ठीकरा, ऑक्सीजन की कमी राज्यों पर ठीकरा, तेल पर सभी टैक्सों का 68% केंद्र ले लेता है, फिर भी पीएम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मोदी का संघवाद सहयोगी नहीं है, ये प्रतिरोधी है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ नहीं है विरोध। लेकिन विपक्ष के मुख्यमंत्री भी चुप नहीं है, तमिलनाडु से भी आवाज उठ रही है और महाराष्ट्र से भी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा ग्राफिक्स जारी कर दिया है कि वो बताने के लिए कि पेट्रोल डीजल का जो टैक्स है उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है। उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करके बताया है और जानकारी दी है कि डीजल पर वैट केंद्र की सरकार जो ले रही है वो 24 रुपया 36 पैसा ले रही है, जबकि राज्य 22 रुपया 37 पैसा ले रही है। और ठीक इसी तरीके से उन्होंने पेट्रोल का भी दाम बताया है। और इसके आगे वो लिखते हैं कि ये कहना कि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की कीमतें राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों के कारण बढ़ी है, ये गलत सूचना है। और इसी पर है हमारे आज का सवाल इंडिया का। सवाल इंडिया के में हमारे साथ विवेक कुमार श्रीवास्तव जी हैं, नेता बीजेपी, शाकिर अली साहब हैं, नेता टीएमसी, और अभय दुबे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले साहब विवेक जी आपसे सवाल, आप सत्ता में हैं, केंद्र में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजारिश है, तो आप ये बताएं साहब कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और मध्य प्रदेश की पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो कर है उसमें आपको कोई बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है या सिर्फ राजस्थान पर आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं? नहीं, अभिषेक जी, हम ठीकरा किसी के ऊपर नहीं फोड़ना चाहते हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया उसके माध्यम से इस तरह से केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे अपने तरफ से टैक्स की कमी की, 5 रुपए और 10 रुपए की जो कमी किया, उसी के उत्तर में अगर राज्य सरकारों ने भी इस तरह के फैसले लिए होते तो उसका लाभ जनता को मिलता। वही आग्रह प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में दोहराया कि यदि ऐसा कोई प्रयास राज्य सरकारों द्वारा किया जाता उसका लाभ मिलता। क्योंकि यूक्रेन संकट जो वैश्विक स्तर पर ये देखा जा रहा है, सारे विश्व के देश प्रभावित हो रहे हैं
ऐसे में जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए ठीक राज्य है। सरकारों द्वारा ये प्रयोग अपेक्षित है। इसी कारण प्रधानमंत्री के लिए किया है। हम किसी के ऊपर ठीकरा नहीं हुआ है। ठीक है, जी। लेकिन आप लोगों ने मतलब ठीक है, प्रधानमंत्री को अधिकार है, वो राज्यों के नाम ले सकते हैं, उन्होंने राज्यों के नाम लिए हैं, विपक्षी राज्यों के ज्यादातर नाम। जी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप एक्साइज ड्यूटी तो घटा रहे हैं, लेकिन आप सेस और जी। सरचार्ज बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सेस और सरचार्ज बढ़ाने घटाने की बहुत अंदर में घुसने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने जब इस महंगाई की मार से जनता को बचाने की कोशिश में 10 रुपए और पेट्रोल पे 5 रुपए जब कम किया, डीजल पे 10 रुपए, तो उसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों ने भी अपने यहाँ बैठ पे कमी की। लेकिन जो अन्य दलों की सरकारें हैं जिन राज्यों में, उन लोगों ने उस पर जरा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस की। प्रधानमंत्री जी का उस विषय के बाबत आग्रह था ठीक कि है, आप लोग भी थोड़ा सहयोग करें, अपने यहाँ ठीक है, बैठ में कमी ठीक है, करें। मैं आपके पास आऊंगा। जनता आपने मुझे महंगाई की मेरे मार से सवाल का बचाएं। जवाब देखिए विवेक जी, आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि आपने सेस और सरचार्ज बढ़ाए हैं, आपने एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटा रहे हैं, सेस और सरचार्ज बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये कि सेस और सरचार्ज केंद्र के पास आ रहे हैं। एक्साइज ड्यूटीज में आपको सब पता है कि इसमें आपको राज्यों को हिस्सेदारी देनी है, आप ये घटाते हैं तो राज्यों की हिस्सेदारी कम हो जाती है। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, लेकिन शाकिर अली साहब की नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, जवाबदेही तो राज्यों की भी है और केंद्र की भी है, पिस रहा है बेचारा गरीब आदमी। मैं शाकिर अली साहब आपके पास आ रहा हूं। आप लोग कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा था, लेकिन राज्यों में डीजल पेट्रोल नहीं, महंगा क्यों? आऊंगा विवेक जी, अरे जिनकी जिम्मेदारी ज्यादा है उनको बोलने का ज्यादा मौका मिलता है। आप निश्चिंत रहिए, आपको मौका जरूर मिलेगा। शाकिर अली साहब, आप लोग सीएनजी पर कीमतें कम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ठीक है, विपक्षी आप अपना बकाया मांगने के लिए खड़े हो गए हैं, लेकिन इस समय तो जरूरत है कि गरीब आदमी को, आम आदमी को राहत दें। देखिए अभिषेक जी, ऐसा बात है कि सबसे पहले मैं ये बोल लेना चाहता हूं कि तेल का खेल कब से चालू हुआ। जिस दिन ये जीएसटी लागू कर रहे थे, पार्लियामेंट में जीएसटी बनाया, उसमें जीएसटी के अंदर में ये तेल को रखा नहीं। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में होता तो आज हमको लगता है कि भारत में ये सवाल उठने का बीजेपी या दूसरे ऑपोजिशन जो आवाज उठा रहे हैं, हमको लगता नहीं ये बात उठता अगर ये जीएसटी के अंदर में रहता। लेकिन खेल भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार ने जीएसटी से इसको बाहर करने किए। और इसको बाहर करने के लिए किसने कहा था इनको? ये जो प्रधानमंत्री जो राज्यों का नाम लिए हैं, वो राज्यों क्या जीएसटी में इनको लाने के लिए क्या मना किए हैं? क्या इसको जीएसटी के दायरे में मत लाइए? अभी भी मौका है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाइए। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा जो ठीक है साहब, बंगाल का, ठीक है शाकिर अली साहब, हमने मान ली आपकी बात कि आपकी बातों में तथ्य हो सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महाराष्ट्र की तर्ज पर पश्चिम बंगाल ने सीएनजी की कीमतों में कमी की है क्या? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस चीज से चल रहा है, उसको वहां पे आप टैक्स थोड़ा और कम कर दें तो आपके लोगों को और राहत हो जाएगी। अभिषेक जी, देखिए, महाराष्ट्र का इनकम और बंगाल का इनकम में बहुत आसमान जमीन का तथ्य है। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स देती है और बंगाल कितना टैक्स देती है, इसमें आपको स्लैब में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा जो 97,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो आप दे दीजिए। बाकी जो हम लोग देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को है, हम लोग तैयार है और हम लोग तेल के दाम कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। हम लोग जो यहाँ ये जो हम लोग का जो गवर्नमेंट कुल मिला के जो ड्यूटी दे रही है, हम कम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभय दुबे जी हैं। अभय दुबे जी, बड़ा सवाल है कि आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है, उन्होंने भी अपनी तरफ से सफाई पेश की है कि बीजेपी शासित राज्यों के और बीजेपी के राज्य में शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, जयपुर का नाम ले दिया है प्रधानमंत्री। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपसे अगर कोई कहेगा कि साहब आप ये टैक्स कम कर दीजिए, तो आप कहते हैं कि हमारा पहले बकाया चुका दीजिए। तो ये लड़ाई आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली इससे। अभिषेक जी, पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि एक प्रांत का नाम बता दीजिए जिसने अपना वेट टैक्स इस दौरान बढ़ाया हो जब आप लगातार बढ़ा रहे थे। आपने सबसे पहला जो सवाल पूछा था
भारतीय जनता पार्टी के नेता से, वो ये बता नहीं पाए कि 13 रुपए प्लस 2 रुपए 50 पैसे अर्थात 15 रुपए 50 पैसे वो सेस लगाते हैं, जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर 27 रुपए 90 पैसे कुल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी मिला करके। वैसे ही वो 12 रुपए डीजल पर लगाते हैं, जबकि 21 रुपए 80 पैसे। वो कंपोनेंट इसीलिए रखा है। मैं बड़ी बात बताता हूं अभी आपको। आप बंगाल का जिक्र इनसे कर रहे थे, बेचारों का रेवेन्यू कलेक्शन देखा आपने? लगातार कम हो रहा है। 7,534 करोड़ रुपए, 7,900 करोड़ रुपए, अब हो गया 6,923 करोड़ रुपए 21-22 में। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो, सबका टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। महाराष्ट्र का अलबत्ता कम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं ये डेटा शीट देखी कि नहीं उनकी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, एनालिसिस सेल की। मैं सीधा सा ये पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आप ये कह रहे हैं बार बार, सारे भाजपा के नेता कहते हैं कि साहब वो इंटरनेशनल क्राइसिस है, क्रूड ऑयल के प्राइस 21-22 में, गौर से सुने पूरा देश, एवरेज क्रूड ऑयल के प्राइस हैं अभी $79.18 पर बैरल। इसके पिछले साल थे $44.82 पर बैरल, उसके पहले थे $60.47 पर बैरल। अब कांग्रेस की जब सरकार गई थी, जब $108 पर बैरल था, 9 रुपए 20 पैसे हम टैक्स लगाते थे, 3 रुपए 46 पैसे लगाते थे। आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा। ये धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट है। वो कहते हैं कि डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी, प्राउड टू शेयर दैट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू स्विच टू डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग ऑन अ सच अ लार्ज स्केल। एक मोहतरमा ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है साहब, बताइए। तो उन्होंने कहा, मैडम हम रोज कीमतें निर्धारित करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े तो उस पर आपका बर्डन नहीं पड़ने देंगे, कम हुआ तो सीधा ट्रांसफर कर देंगे। प्रधानमंत्री जी करिए ना ट्रांसफर। 27 लाख करोड़ रुपए आपने अर्जित किए। और आखिरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं ना, केंद्र ने कमाए हैं 4,55,069 करोड़ एक साल में, और राज्य मिलकर कमाते हैं 2,17,650 करोड़। मतलब एवरेज प्रत्येक प्रांत को सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए मिलता है। प्रधानमंत्री जी, इतना मोटा आप अमाउंट लेते हैं तो बड़ा दिल रखिए, कर दीजिए ना कम। खाने का तेल 200 रुपए सिलेंडर, 1,000 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए, दाल 200। बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने जैसा कहा था कि विवेक जी, अब जी आपकी बारी है। आप मुझे पहले आप अभय दुबे जी के सवालों का जवाब देना चाहते हैं वो दे दीजिए, और मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए कि सेस और सरचार्ज को बेसिक टैक्स में जोड़ने में क्या दिक्कत है। अगर आप बेसिक टैक्स में जोड़ देंगे तो राज्य हो सकता है अपना वैट कम कर लें। और फिर वैट के ऊपर भी आऊंगा कि किन राज्यों ने कितना कम किया, उसका असर क्यों नहीं दिखाई दिया। तो पहले आप अभय दुबे जी का जवाब दे दीजिए और फिर मुझे भी जवाब दीजिए कि सेस और सरचार्ज बेसिक टैक्स में आप क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, आप राज्यों को उनके हिस्सेदारी देने में क्यों कतरा रहे हैं? देखिए शेख जी, राज्यों को हिस्सेदारी देने में नहीं कोई कतरा रहा। 42% इसमें से राज्यों को ही जाता है। और जो अभय दुबे जी ने तेल के दाम की बात की है, खाद्य तेलों की, इनके शासन में गेहूं, धान, गन्ना, 3 फसलों की केवल एमएसपी घोषित रहती। नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी अभी हम पेट्रोल पे ही रहेंगे विवेक जी, हम सिर्फ पेट्रोल पे ही रहेंगे। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, आप ब्यूटेन, प्रोपेन, इन पे आज बात कर लीजिए, क्योंकि इससे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्योंकि गेहूं की कीमतें आएंगी तो अपन आगे पीछे हो जाएंगे जी। बहुत अच्छी। प्रधानमंत्री जी का आग्रह सिर्फ इस विषय पे था कि जब केंद्र ने डीजल पे 10 रुपए, पेट्रोल पे 5 रुपए टैक्स कम, में भारतीय जनता पार्टी शासकों ने अपने यहाँ वैट में कमी जिन राज्यों ने नहीं की, उन राज्यों ने क्यों नहीं की? यदि कर देते तो उनके यहाँ की जनता को महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिलती। सिर्फ इतना आग्रह था, जिसको लेकर के इतनी बड़ी राजनीतिक प्रोपगंडा खड़ा किया जा रहा है। आप कह रहे हैं केंद्र सरकार ने कमाए। देखिए, सरकारें कमाती नहीं, सरकारें लोक कल्याणकारी शासन की पद्धति पे चलती है। सरकार कमाने के लिए नहीं होती। हो सकता है इनके यहाँ कमाई वाला विषय चलता हो कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। और जो केंद्र सरकार जो धन पाती है उसका क्या यूटिलाइजेशन होता है, सब तमाम चीजें हैं, आपको उसको बताने की विस्तार से आवश्यकता नहीं। ठीक, विषय सिर्फ इतना था। ठीक है, आपको पता है ये सबसे ऑनेस्ट कर है जो आप आम आदमी से ले पाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब रही बात, मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि आप बेसिक टैक्स में क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं। नहीं,
अरे हम तो कहते विवेक जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि सेस और सरचार्ज को बेसिक टैक्स में आप जोड़ने से क्यों कतरा रहे? बना ले, जीएसटी शामिल करवा लें डीजल पेट्रोल को, कौन रोक रहा है? जब ये लोग जब 5 रुपए कम करने के लिए तैयार हैं तो जीएसटी में जाने देंगे क्या डीजल पेट्रोल को? ये लोग बार बार जब कहते हैं उसकी जीएसटी काउंसिल की बात होती है, सर सहमति की बात। अभय जी आपको जवाब दे रहे हैं, फिर मैं शाकिर अली जी पर जाऊंगा। देखिए मैं ये कान पक गए सुनते सुनते। 8 बार स्टेटमेंट दिए निर्मला सीतारमण जी से धर्मेंद्र प्रधान जी तक कि बस अब हम जीएसटी में लेकर आने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। आपकी इंटेंशन मेला फाइड है। बता दूं 38 काउंसिल की जो मीटिंग थी ना, उसमें केरला के एक सब्जेक्ट पर वोटिंग हुई है बाकायदा। 2/3 स्टेट्स आपकी हैं। अगर आपका नेक इरादा होता तो हम पर आरोप लगाने की बजाय उसको उस दायरे में लेकर आ जाते। अभिषेक जी ने बहुत वाजिब बात की है कि आपको साधारण सी बात है, आप उसको बेसिक टैक्स में मान लीजिए जो आप सेस लेते हैं, तो राज्यों को जो डिविजिबल पूल का 42% है उसमें से मिल जाएगा, अपने आप पैसे कम कर देंगे। हरदीप पुरी जी का बयान साफ इंगित करता है कि उनको चिंता किसकी है। उनको चिंता है एविएशन फ्यूल की। आप देखिए, मैं मरे जा रहा हूं अपने स्कूटर में 100-125 का पेट्रोल डलाकर, और शासित राज्यों जीएसटी पर सहमति दे दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार है। आप जीएसटी आपने शराब पर कह दिया राज्य, अरे वो राज्य शराबी है क्या? के दायरे में लाने के लिए आप सहमत हैं जी? वहां की जनता पर क्या कांग्रेस जीएसटी के दायरे में लाने के सहमत है? 2% लेकर आई है। उसमें प्रावधान था कि केंद्र सरकार 5 साल तक कंपनसेशन देगी। हम राज्यों को थोड़ी फर्क पड़ना था उसमें, केंद्र को एक क्षण में वो निर्णय लेना था। सब लोग हम 10 बार कह चुके हैं। जीएसटी का पैसा है वही प्रांतों को नहीं देते। आप बंगाल को 90,000 करोड़ दे दीजिए, 15 साल के लिए मुफ्त कर देंगे, वो टैक्स ही खत्म कर देंगे। इतना 6,000 तो कलेक्शन है उनका कुल मिलाकर। क्या बात की बात आप अभय दुबे जी, आप कांग्रेस की बात करिए। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए उपस्थित है। जिस तरह से संघीय ढांचे का विश्वास है, जिस तरह से उनका है, वो सारी चीजें वो अपनी मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टीएमसी अपनी मांग नहीं कर रही है। विवेक जी जी बिल्कुल। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि देखिए, महाराष्ट्र में ने 5 रुपए अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करी सीएनजी पर, ठीक है, और बाकी की ड्यूटी भी उन्होंने कम की। लेकिन जैसे ही आप अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं तो उनकी ड्यूटी कितनी भी वो कम करते चले जाएंगे, उनकी ड्यूटी यहाँ पर असर नहीं दिखाएगी। आप सेस और सरचार्ज बढ़ाना बंद करें और उसका असर जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप जो भी आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको तमिलनाडु की कीमतों का बताऊं कि 2021 में नई सरकार बनी, उन्होंने 3 रुपए कम कर दी। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में उन्होंने 5 रुपए, थोड़े वक्त पहले 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कम कर दिए। लेकिन चूंकि कीमतें इंपोर्ट करने का काम आपके पास है, जो ऑयल पीएसयूज हैं वो आपके पास हैं, सब कुछ कारोबार आपके पास है और बड़ा टैक्स कलेक्शन आपके पास है, तो आप ये छोटे भाई की तरफ क्यों देखने लगेंगे? संघ में तो केंद्र अपने आप में, हालांकि संघ का मतलब ही थोड़ा सा अलग है फेडरल स्ट्रक्चर का, लेकिन उसमें भी आपके पास संसाधन और रिसोर्सेज ज्यादा हैं। उसमें आप अपने छोटे से कह रहे हैं कि तुम अपना खर्चा कम करो, तुम अपनी कटौती करो, फिर वो अपने खर्चे कहां से करेंगे? आपको अकेले लोक कल्याणकारी प्रोग्राम करने हैं क्या? महाराष्ट्र भी करना चाहता है, टीएमसी भी करना चाहता है, वो अपने टैक्स कहां से लेके आए? अब से प्रधानमंत्री जी का बहुत छोटा सा आंकड़ा था कि जब केंद्र सरकार ने डीजल पे 10 रुपए, पेट्रोल पे 5 रुपए कम किए, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की जनता को मिल रहा है। तो उस समय केंद्र की अन्य जो भारत की जो शासित राज्य पार्टियों द्वारा उन लोगों ने अगर ऐसा कुछ उपाय किया होता तो महंगाई की मार से जनता को बचाया जा सकता था। इतनी सी बात है। ये लोग उसके उत्तर में उन्होंने क्या किया? उसके केंद्र सरकार की कमी के उत्तर में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने बैठ के कमी किया, उत्तराखंड सरकार ने कमी किया, मध्य प्रदेश सरकार ने कमी किया। शाकिर अली साहब, उन सरकारों को भी एक नुकसान उठाना पड़ा। उसका भी आंकड़ा मैं पढ़कर बता दूं आपको। जिन राज्यों ने शाकिर अली साहब, ठीक है, इस बात में शाकिर अली साहब, ये तो वाजिब दलील है विवेक जी की भी और बीजेपी की भी कि सभी, ऐसा अकेला नहीं है कि आप अकेले गरीब राज्य हैं। गरीब राज्य तो और भी हैं जहां पे बीजेपी की भी हुकूमत है, तो वहां पर भी वो लोग केंद्र के कहने पर बात मान रहे हैं।
तो आप भी अपना थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए और राज्य में अपने लोगों को थोड़ी और राहत दीजिए। उत्तराखंड कोई बड़ा ऐसा बड़ा राज्य तो नहीं है जो इतनी सारी राहत दे पा रहा है जितनी आप नहीं दे पा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, राहत देने के लिए बंगाल यहाँ जनता को इतना राहत दे के रखी है कि आपने अभी कहा ना कि सिर्फ तेल पर बात करना चाहते हैं, हम तो उस जगह से निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन तेल पर ही जहां तक बात आया तो हम लोगों भी 1 रुपया कटौती की है, जिसका 1,500 करोड़ रुपया का घाटा हम लोग को हो रहा है, जो राज्य सरकार से 1,500 करोड़ रुपया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा आ रहा है, जो सबसे बड़ी बात आ रहा है, जो बेसिक जो टैक्स है उसमें लाने से क्या दिक्कत इनको हो रहा है, जो बार बार एक ही बात उठ रहा है। तो आज हमारे कहने का मतलब है कि ये महाराष्ट्र का कुछ अलग स्लैब रहेगा, बंगाल का अलग, बिहार का अलग, यूपी का अलग, मध्य प्रदेश का अलग। तो ये क्या, ये अजीब टाइप का तेल का खेल। और सबसे बड़ी बात है, ये 10 रुपया अगर बोलते कम कर दिए तो मोदी जी कम कर दिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार कम कर दिए। ये बहुत सीना फुला के बोलते हैं कि हम कर दिए कम। और मोदी जी अपने आप को तेल के मामले में किस्मत वाला कहते थे कि मोदी किस्मत वाला है कि तेल का दाम कम है। लेकिन आज वो किस्मत वाले कहां गए जहां से तेल के चलते पूरा देश की आर्थिक अवस्था चरमरा गई है, साधारण जनता के जेब खाली हो रहे हैं और उनको स्कूटर पर चलना मुश्किल हो रहा है, 4 चक्के पर चलना मुश्किल हो रहा है, छोड़ दीजिए तो मिडिल क्लास है। लेकिन लोग जो घर में 2 टाइम के अन्न खाएंगे वो भी उनके लिए खाना मुश्किल हो गया। सब्जी का दाम बढ़ गया, गेहूं चावल ये सब का राशनिंग का दाम बढ़ गया, बहुत चीज का नुकसान हो रहा है ये तेल से। ठीक है विवेक जी, जी लेना पड़ेगा, इनके 2/3 मेजोरिटी है इनका। जी विवेक, कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास करवा लेते हैं, किसी भी तरह का बिल लोग पार्लियामेंट में पास करवा लेते हैं। जी बोलिए विवेक जी जल्दी से, फिर थोड़ा वक्त कम है। देखिए, जिन राज्यों ने तेल की कीमतों में कमी की उनको 23,265 करोड़ रुपए की कमाई से हाथ धोना पड़ा, भाजपा शासित राज्यों को। और जिन्होंने नहीं कमी की उन्हें 12,441 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। ये आमदनी का लालच छोड़ना नहीं चाहती। एक राज्य का नाम बताइए, ये बता दें कि इनके राज्यों में तेल महंगा क्यों है, बताइए ना। क्या इनके राज्यों में भारत सरकार अतिरिक्त कोई टैक्स ले रही है? जो भारत सरकार टैक्स तेल पे ले रही है वो पूरे देश के लिए ले रही है। आखिर इन राज्यों ने अपने यहाँ टैक्स में कमी क्यों नहीं की? इनके यहाँ तेल महंगा क्यों है? इसका उत्तर देश को दे दे। दुनिया कहानी ना बताएं बैठ के यहाँ, मोटी बात करें कि तेल। जी अभय जी जल्दी से, फिर हम उसके तुरंत। ये कितना झूठ बोल रहे हैं। गुजरात का 19-20 में 15,337 करोड़ कलेक्शन था, 20-21 में 15,141 करोड़, 21-22 में 15,600 करोड़। उसी प्रकार इनका कर्नाटका का अगर आप देखेंगे तो 15,381 करोड़, 15,476 करोड़ और 14,182 करोड़। उत्तर प्रदेश में भी इनका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया। तो कौन सा ऐसा प्रांत है जहां 15,000 करोड़ का आपको नुकसान हुआ? बताइए तो सही। एक सीधा सा आग्रह है प्रधानमंत्री जी, जो आपने 9 रुपए 20 पैसे और 3 रुपए 46 पैसे से 27 रुपए 70 पैसे और 21 रुपए 80 पैसे किया है, इसको घटा दीजिए, अपने आप सारा रेट कम हो जाएगा। इंडिजीनियस प्रोजेक्शन आपने घटा दिया प्रधानमंत्री जी, 29.1 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस हो रहा है। आप आए थे तब 35.9 मिलियन टन प्रोडक्शन था। खाने के तेल से आपने प्रोडक्शन घटा दिया, ऑयल सीड आप दोनों की इस तूतू में जो सबसे बड़ी बलि चढ़ रहे हैं वो गरीब आदमी चढ़ गया है। वो कहेंगे कि बिल्कुल केंद्र कहेगा कि एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं करते हैं, आप कहेंगे कि साहब आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जिनको राहत मिलनी चाहिए उनको अब तक नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त थोड़ा सा कम है। आप तीनों आए, शाकिर अली साहब आपको थोड़ा कम वक्त मिला उसके लिए माफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। वक्त एक ब्रेक का है। मध्य प्रदेश की सियासत में 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी के जो बड़े लोग हैं उनकी बैठक चल रही है दिल्ली में, और कांग्रेस के अंदर भी उथल पुथल है। कांग्रेस के कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्र में बड़े मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन अब वो नहीं है, उनकी जगह नए बनाए गए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह बनाए गए हैं नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन। और
ये दोनों पार्टियों में आज के दिन थोड़ा उठापटक है और राज्य में आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये फैसले लिए गए होंगे, ऐसा लगता है। हमारे साथी अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या वजह हुई कि ये सब फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए अभिषेक, ये अपने आप में बड़ा मजेदार है कि बैठक बीजेपी में जो संगठन के उनके बीएल संतोष और जेपी नड्डा के और मध्य प्रदेश बीजेपी के आला नेताओं के बीच में चल रही थी, लेकिन जो फैसला है वो पहला फैसला कांग्रेस की तरफ से आया और उसमें पीसीसी चीफ का पद छोड़ना पड़ा कमलनाथ को, और अब वो सिर्फ माफ कीजिएगा नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ा और वो पीसीसी चीफ बने रहेंगे। कुछ दिनों पहले कमलनाथ ने एक बयान दिया था कि एक टेलीविजन चैनल से इंटरव्यू में, बाद में उन्होंने इसकी सफाई भी दी थी कि इसका मंतव्य वो नहीं था कि विधानसभा में ज्यादा भाग क्यों नहीं ले लेना चाहिए क्योंकि वहां पर कुछ बकवास बातें होती और इस तरह की बातों पर बीजेपी ने सवाल भी उठाए थे और ये मांग भी की गई थी कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए। बहरहाल कई बार कमलनाथ भी कह चुके थे कि जब भी नेतृत्व कहेगा वो दोनों में से एक पद छोड़ देंगे, तो ऐसे में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना उचित समझा और गोविंद सिंह जो वरिष्ठतम नेताओं में से एक है कांग्रेस के और कई दशकों से विधानसभा में वो विधायक रहे हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे हैं और एक तरह से फ्लोर मैनेजमेंट के भी माहिर माने जाते हैं, तो उनको अब नई जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के संगठन के तौर पर भी वहां पर मुख्यमंत्री सहित सारे बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है और कहीं ना कहीं इसको आगामी दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल या मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये बैठक ठीक अमित शाह के 7 दिनों भोपाल दौरे के 7 दिनों के बाद दिल्ली में हो रही है। वो बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है और सारे बड़े नेता लगभग वहां से बाहर निकल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन दोनों पार्टियों के बारे में अपडेट देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। और एक बार फिर से दिल्ली में बुलडोजर चलने की कवायद है और इसको इस बार दूसरे इलाकों की तरफ मोड़ दिया गया है। शाहीन बाग में बुलडोजर का डर ऐसा फैला कि लोग अपने आसपास के जो उन्होंने फैला रखे थे अतिक्रमण के तौर पर वो सब हटाने लगे और दक्षिण दिल्ली नगर निगम कार्रवाई के लिए तैयारी कर रही है, ऐसा उसका कहना है। इससे पहले ही लोगों के मन में डर बैठ गया है। इससे पहले कि एमसीडी का बुलडोजर चले वो लोग अपना खुद का जो अतिक्रमण उन्होंने खुद किया हुआ है उसका सामान वहाँ से हटाने लगे। हम इस वक्त दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हैं। यहाँ पर कल एमसीडी की एक टीम सर्वे करने के लिए आई थी और कहा था कि जो अवैध कब्जे हैं वहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो फर्नीचर मार्केट है वहाँ से लोग सामान हटाने लगे हैं। जितना भी बाहर सामान था उसको आप देखिए किस तरीके से हटा रहे हैं। यहाँ पर इसको हटा के यहाँ से ले जाया जा रहा है और ये दिखाता है कि लोग नहीं चाहते हैं कि बुलडोज़र आ जाएं और तोड़फोड़ हो तो उनका नुकसान हो जाए, इसीलिए पहले ही इसके चलते यहाँ से सामान हटा रहे हैं ये लोग। दुकानें हैं, फर्नीचर मार्केट है और आप देखेंगे पूरे देश में चाहे वो दिल्ली में हो हर दुकान के आगे लोग सामान रख लेते हैं। तो अब चूंकि एमसीडी चुनाव ऐसा लगता है नज़दीक है और शाहीन बाग मुस्लिम बहुल इलाका है तो यहाँ पर बुलडोज़रों का रुख पहले हो सकता है। यही वजह है कि यहाँ से सामान जो लोग पहले हटाने लग गए हैं। वैसे बता दें आपको कि यहाँ पर अभी कुछ दिनों में बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को साफ कह दिया है कि अगर आपको सुरक्षा बल चाहिए डेमोलिशन कराने के लिए तो 10 दिन पहले बताना होगा, यानी आज या कल आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर तोड़फोड़ नहीं की जाएगी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पुलिस बल देने से मना कर दिया और कहा है कि आप पहले बताइए अगर आप ऐसी डेमोलिशन ड्राइव प्लान कर रहे हैं। अब देखिए ये शुरुआत इसकी जहांगीरपुरी से हुई और जहांगीरपुरी में देखा किस तरीके से लोगों का जो सामान आगे रखा था, रेडी पटरी थी, उनको तोड़ दिया गया, सामान का नुकसान हो गया। तो लोगों को लगता है कि बुलडोज़र आए और सामान का नुकसान हो जाए, पहले ही हटा लीजिए। यही वजह है कि यहाँ से सामान हटा करके लोग ले जा रहे हैं। सामान हटा के कहाँ रखेंगे? ये गोडाउन में रखेंगे। आपको लग रहा है कि यहाँ बुलडोज़र आगे तोड़फोड़ कर देंगे? जी। क्या नाम है आपका? साजन। साजन, कितने वक्त से हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे करीब 15 साल से। 15 साल से? कभी 15 साल में ऐसे डेमोलिशन हुआ बुलडोज़र? नहीं, कभी नहीं हुआ। एमसीडी आती, सामान थोड़ा पीछे कर लेते थे बस। तोड़फोड़ नहीं की? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो अब ये सामान आप लोग ऐसे हटा रहे हैं कि अगर आ गए तो पहले तोड़फोड़ ना नुकसान ना हो? पहले हटा लेते हैं जी।
पहले हटा लेते। तो कल सर्वे हुआ है यहाँ पे? यहाँ तो खैर कोई नहीं आया, और पीछे कहीं हुआ होगा शाहीन बाग में, अंदर तो हुआ होगा। यहाँ नहीं आया कोई। जी जी। तो आप अपना सामान पहले से हटा ले रहे हैं जी, कि जी। कल को ये लोग आकर के यहाँ तोड़ फोड़ ना हाँ करें। कोई दिक्कत ना हो, उससे परेशानी ना हो, आज ही हटा लो पहले ही। पहले ही हटा लो। तो ये देखिए, आप बता रहे हैं आपको 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना सामान हटवा रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको शाहीन बाग से। ये यहाँ से जो फर्नीचर आगे रखा था, हर दुकान के आगे लोग सामान रख लेते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े, चाहे वो मॉल्स भी क्यों ना वहाँ दुकानें हो, तो वहाँ भी आगे शोकेश करने के लिए सामान रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हटाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये बुलडोज़र यहाँ तो चलें और चल भी सकते हैं। वो देखिए वो सामान अंदर ले जा रहे हैं वहाँ पे। तो यही उम्मीद है सबको कि एमसीडी के बुलडोज़र जब चलेंगे तो अमीरों की बस्ती भी नहीं छूटेगी, जैसे गरीबों की रेडियाँ नहीं छूटती। सहयोगी संजय कौशिक के साथ शाहीन बाग से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में भलसवा में जहां पे हमने कूड़े का पहाड़ बनाया है उसमें आग लग गई है। हम सब की मेहनत से ये पहाड़ बना होगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत कम कूड़े का निपटारा होता है। लोग अपने कूड़े को यहाँ पर भिजवा देते हैं गाड़ियों से। तो अब उसमें आग लगी है। 2 दिन से ये सुलग रहा है कूड़े का पहाड़। और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी रविश रंजन शुक्ला। रात की तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से ज्वालामुखी की तरीके से रात को ये जो भलसवा का लैंडफिल साइट है वो धधक रहा था। अब आप देखिए ये दिन की तस्वीर है। ये आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी आग लगी हुई है। हालांकि बुझाने की लगातार कोशिश हो रही है। सैकड़ों जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं आग बुझाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद चूँकि इतने बड़े पैमाने पर यह आग लगी है इस भलसवा लैंडफिल साइट में कि इसको बुझाना आसान बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये कूड़े का पहाड़ है और इसके आसपास कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं इसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। गर्मी बहुत तीखी पड़ रही है दिल्ली में, और गर्मी और प्रदूषण को बढ़ाने में ये जो भलसवा लैंडफिल साइट है इसका भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और यही वजह है कि इसको हटाने की कई बार कोशिश की गई है, कोशिशें चल रही हैं, लेकिन सालों साल हो गए हैं अभी तक भलसवा जो लैंडफिल साइट है इसका जो कचरा है वो यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है। लगातार जो गाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं, लोग हैं यहाँ पर इस गर्मी में लगे हुए हैं आग को बुझाने में। लेकिन ये आग जो है वो अभी भी धधक रही है। और अगर इस भलसवा लैंडफिल साइट और गाज़ीपुर लैंडफिल साइट को दिल्ली के लिए मुसीबत का पहाड़ कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप देखिए, ये जो मुसीबत का पहाड़ है कचरे के तौर पर, इसकी आग अभी भी लगी हुई है। और जो फायर ब्रिगेड के तमाम सारे लोगों से बात हुई है उनका ये कहना है कि इसको बुझाने में दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, और वहाँ तक पानी इतनी बड़े पैमाने पर पहुँचाना वो भी अपने आप में एक बड़ा परेशानी का सबब है। ये आप देखिए एमसीडी के भी जो टीम है वो लगी हुई है, लेकिन पाइप से आग बुझाने की कोशिश जो है वो नाकाफ़ी साबित हो रही है।